नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सहकारी समितियों को सशक्त करने से संबंधित पहलों पर हुई चर्चा। कहा, सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि दोनों है संभव। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री लल्लन सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच का किया उद्घाटन। कहा, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत बन गया है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के परिवहन घटक को लागू करने का लिया निर्णय। फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार प्याज भंडारण के लिए छोटे गोदाम बनाने के लिए दे रही है अनुदान। समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत बढ़ा दी गई है लागत की राशि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए चौधरी अजीत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने पर कर रही है कार्य। किसानों के हित में ले रही है कई ऐतिहासिक निर्णय। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए की गई और वर्तमान में की जा रही पहले विषय पर सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल और मुरलीधर मोहोल, समिति के सदस्यों, केंद्रीय सहकारिता सचिव और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी स्थापना के बाद से सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए की गई और वर्तमान में की जा रही पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के हित में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि दोनों ही संभव हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद हमने सबसे पहले राज्यों के साथ मिलकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स का डेटाबेस बनाने का काम किया और 2 लाख पैक्स के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब देश भर की सहकारी समितियों की क्षेत्रवार जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। शाह ने कहा कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स उपलब्ध नहीं हों। उन्होंने बताया कि पैक्स को 20 से अधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है और अब वे कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केंद्र सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान करना शुरू कर चुकी हैं। अगली खबर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली के पूसा परिसर में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच 14 AFAF का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राजीव रंजन सिंह ने सतत मत्स्य पालन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल मत्स्य पालन मंच और पौध निगरानी, ट्रांसपॉन्डर और आपातकालीन अलर्ट जैसी अति आधुनिक डिजिटल समाधानों को भी लागू कर रहा है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना को मछुआरों और मछली किसानों तक बढ़ाया गया है और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए विभिन्न बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने देश में मत्स्य पालन विकास में इसके योगदान को मान्यता देते हुए इसके तकनीकी प्रस्तावों के लिए ICAR की सराहना की। इसके अलावा
उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसंधान संस्थानों को मछुआरों और किसानों द्वारा वैज्ञानिक प्रथाओं को अपनाने में सुधार के लिए KVK को शामिल करते हुए क्षमता निर्माण पहल करनी चाहिए। मंत्री ने 14 AFAF एक्सपो का भी उद्घाटन किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। इसकी बदौलत आलू और इसके उत्पादों के निर्यात मूल्य में भारत 20 अरब रुपए से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहा है। CPRI शिमला ने जहां आलू की 17 नई किस्में तैयार की हैं, वहीं ये किसानों की आमदनी को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने आलू की 17 नई किस्में तैयार की है, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बीते 5 वर्षों में इन किस्मों ने बाजार की मांग के हिसाब से कार्य किया है। CPRI के निदेशक ब्रजेश सिंह ने बताया कि इन 5 सालों में संस्थान ने अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र से समन्वय स्थापित कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। पिछले 5 सालों में इस संस्थान ने 17 किस्में विकसित की हैं। तो इन 17 में से 2 किस्में हमारी ऐसी थी जो बायोफर्टिफाइड वैरायटी हैं, एक कुफरी मानिक और एक कुफरी नीलकंठ। ये जो है दोनों वैरायटीज़ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिससे ये जो है स्वास्थ्यवर्धक अधिक है। उन्होंने कहा कि संस्थान ने लगभग 70 से अधिक किस्में विकसित करने और वायरस मुक्त बीज आलू के उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि विकसित करने पर कामयाबी हासिल की है। आज की डेट में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, मौसम बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है हमें ऐसी आलू की किस्में चाहिए जिसमें थोड़ी सी गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता भी हो और जो थोड़ा कम पानी में भी अपनी उपज दे पाए। साथ के साथ जैसा मैंने प्रोसेसिंग का जिक्र किया, अभी प्रोसेसिंग हमारे देश में बहुत आगे बढ़ गई है। हमने 2 वैरायटीज़ निकाली हैं, एक कुफरी फ्राईओम करके जो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बहुत अनुकूल वैरायटी है, और ये हम अभी तक 19 लाइसेंसेस दे चुके हैं प्राइवेट इंडस्ट्री को। इसी तरह से एक और चिप्स के लिए बहुत अच्छी वैरायटी चिप्सोना 5 के नाम से निकाली गई है। ये भी एक बहुत अच्छी वैरायटी है और ये भी लाइसेंसिंग के द्वारा ही हम किसानों को, या मतलब जो इसके प्रोसेसर्स हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। फिर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, किसानों को उसका बीज देते हैं और वैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कुफरी हिमालिनी, कुफरी गिरधारी, कुफरी करण जैसी जुलसा रोग प्रतिरोध आलू की किस्में विकसित करने पर संस्थान ने उपलब्धि हासिल की है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के लिए भी कई वैरायटीज़ निकाली गई हैं। उसमें खासकर मैं हिमाचल का जिक्र करूँगा कि एक कुफरी करण नामक वैरायटी निकाली गई है। इसमें कई सारे ऐसे विषाणु हैं, उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है, और साथ के साथ जो सबसे जो है खतरनाक बीमारी यहाँ आती है पिछेता झुलसा, उसके प्रति भी बड़ी अच्छी प्रतिरोधकता है। तो ये वैरायटीज़ का विकास हम किसानों के भले को सोचते हुए ही कर रहे हैं, और ये जो है बड़ी तेज़ी से इनका एडॉप्शन हमारे किसान भाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो राज्य सरकार के जो फार्म्स थे जहां आलू का प्रोडक्शन करते थे बीज का, वो भी उसको उसी तत्परता से करें ताकि किसानों को सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी वैरायटी का बीज मिल सके, और उसके अलावा किसान जो है जैसी बाजार की डिमांड है उसके हिसाब से सोच के अगर वैरायटी लगाते हैं तो उसके उनको बेहतर लाभ होगा। गौर हो कि प्रदेश में लगभग 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती होती है, जिससे लगभग 2 लाख टन का उत्पादन होता है। ये राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन गुणवत्ता में अच्छा और बेजोड़ होने के कारण ये किसानों को अच्छी आय दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कहते हैं और उसी दिशा में कार्य भी करते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला इसके प्रयासों में अपनी और जो है ताकत दिखा रहा है, प्रयासों में इजाफा कर रहा है, और लगभग 17 नई प्रजातियां जो है इजाद की गई है ताकि किसानों की जो आर्थिकी है वो सुदृढ़ हो सके, संबल हो सके।
अगली खबर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के परिवहन घटक को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत जहां उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टॉप फसलों टमाटर, प्याज और आलू की कीमत में अंतर है, उत्पादक राज्यों के किसानों के हित में उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति नेफेड और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को की जाएगी। टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NCCF के माध्यम से मध्य प्रदेश में टमाटर के लिए MIS के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। NCCF जल्द ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। जब किसानों की प्याज की फसल खेतों से निकलकर बाजार में आती है तब प्याज के दामों में गिरावट आ जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। कई बार तो किसानों की फसलों की लागत भी नहीं निकल पाती। ऐसे में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार प्याज भंडारण के लिए छोटे गोदाम बनाने के लिए अनुदान दे रही है, जिसका लाभ लेकर किसान प्याज भंडारण बनाकर उसे उचित मूल्य मिलने पर बेच सकते हैं। इस संबंध में लोकसभा में प्याज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए किसानों को दी जाने वाली सहायता को लेकर सवाल किया गया, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को प्याज भंडार गृह बनाने के लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन MIDH का क्रियान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के तहत किसानों को 25 मीट्रिक टन क्षमता वाले कम लागत वाले प्याज भंडारण स्ट्रक्चर के लिए प्रति इकाई लागत 1.75 लाख रुपए पर 50% का अनुदान दिया जाता था, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ अब सरकार ने इकाई लागत की राशि को बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को अब अनुदान भी अधिक मिलता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बागपत के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज छपरौली में किसान मसीहा चौधरी अजीत विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह किसानों के लिए संघर्षशील नेता थे और उनकी नीतियां किसानों के हित में थीं। प्रदेश सरकार किसानों की बेहतरी के लिए चौधरी अजीत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी ले रही है। पिछले 8 वर्षों में गन्ना किसानों को 2.72 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा गन्ना किसानों की सहूलियत के लिए रमाला चीनी मिल को पुनर्जीवित किया जा रहा है और इसे एक आधुनिक ऊर्जा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से स्थानीय किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के उत्थान के लिए ईमानदारी से कार्य किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता किसानों की आमदनी को दुगना करना है और इसी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने CM योगी को राम दरबार की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान CM योगी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। इसमें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अग्निवीर भर्ती में चयनित अभ्यर्थी भी शामिल थे। उन्होंने भारत सरकार के C2 फसल अवशेषों के प्रबंधन योजना के अंतर्गत कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 महिलाओं को ट्रैक्टर देकर उन्हें सम्मानित किया। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। बुधवार को तमिलनाडु, केरल और राजस्थान की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमर्ट नेट के मुताबिक तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में 12 फरवरी को लाल मिर्च का भाव रहा 24,000 रुपए। केरल की पलक्कड़ मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 16,800 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 20,500 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत से होने वाले लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें
तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की ओर से 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन किया गया। दुनिया भर में राजस्थान के मसाला बीजों को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष व्यापार के अवसर पैदा करने के मकसद से इस एक्सपो को आयोजित किया गया। इसके अलावा एक्सपो के आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी रहा कि उन्नत तकनीक अपनाने में किसानों की मदद किस तरह की जाए। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के द्वारा ये एक्सपो रास एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इस एक्सपो के अंदर राजस्थान के जो हमारे राजस्थान के मुख्य मसाले हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, कसूरी मेथी, वाटरमेलन सीड, काली पीली सरसों, तो ये जो प्रोडक्ट हमारे राजस्थान के मुख्य मसाले हैं, इन मसालों के राजस्थान के जितने भी ट्रेडर, प्रोसेसर और जो भी इनका ट्रेड और व्यापार और इनको एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर अपने आप को एग्जिबिट कर रहे हैं और राजस्थान के बाहर के जितने भी लोग इनके बायर्स हैं, जो किसी भी फॉर्म में बाइंग करते हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो रीपैकर्स हो, किसी भी फॉर्म में जो लोग ये माल को यूज़ करते हैं, वो लोग यहाँ पर मतलब विजिट करने के लिए आए हैं। आप समझिए राजस्थान के बाहर से करीब 500 से ज़्यादा लोग ने हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है और 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस एक्सपो में पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं। एक्सपो में भारत के प्रमुख राजस्थानी मसाला प्रोफेसरों के विभिन्न स्टॉल्स देखने को मिले। इसके अलावा एक्सपो ने राजस्थानी मसालों और बीजों के प्रमुख प्रोसेसरों और व्यापारियों से जुड़ने का मौका भी दिया। हमारे यहाँ जीरा होता है, तो जीरे में जो न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी थी और उसमें ऐसा होता था कि पहले किसान को पता नहीं था, बिना जानकारी के अभाव में वो पेस्टिसाइड की दुकान से दवाई लाता और अपने जीरे पे डालता। अब इनकी पूरी टीम है, वो किसानों के साथ बैठती है, किसानों के साथ गोष्ठी होती है, फिर बताया जाता है कि भाई इसकी जांच के बाद हमें पता चला है, जैसे हमारा नागौर बेल्ट है उसमें जिंक की डेफिशिएंसी है, तो हमें सिर्फ जिंक ही डालनी है, न कि दूसरी चीज़ डालनी है। इस आयोजन का ये उद्देश्य है कि राजस्थान को मसाला व्यापार के क्षेत्र में एक ऐसे संपन्न राज्य के तौर पर स्थापित किया जा सके जिसमें मजबूत स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, प्रसंस्करण इकाइयों का एक बढ़ता नेटवर्क और नए मानकों और तकनीकों को अपनाने वाले सशक्त किसान शामिल हों। पर आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी तैयार करने का काम करें। इन दिनों यहाँ के किसान लौकी, कद्दू, खीरा, करेला जैसी सब्जियों की पौध तैयार कर सकते हैं। झारखंड में इस मौसम में सरसों की फसल में
एफिड कीट लगने का खतरा है। खेतों में निरंतर निगरानी करते रहें। अगर एफिड कीट के संक्रमण दिखाई दे तो संक्रमित भाग या पौधों को काटकर नष्ट कर दें। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। गेहूं की फसल में बुवाई के 65 से 75 दिन के बाद फल बनना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में सही उत्पादन के लिए सिंचाई करना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान धान और गोभी की कटाई का काम पूरा करें। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना को देखते हुए खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मेघालय में साफ मौसम के दौरान गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई, अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें। यहाँ के किसान बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की बुवाई जारी रखें। नागालैंड में तैयार गोभी, सरसों और मटर की कटाई या तुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज और आलू की खुदाई का काम भी करते रहे। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ के किसान बोरो धान की खड़ी फसल में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। धान में बाली आने के समय पर्याप्त जल स्तर बनाए रखना जरूरी है। वहीं सब्जियों के खेतों में भी मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने की जरूरत है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन आगामी 15 से 24 फरवरी तक होगा। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक, पेशेवर, किसान, कारीगर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाएं, शोधकर्ता और स्टार्टअप से जुड़े लोग भी शामिल हैं। लखीमपुर खीरी के निगाहवासन क्षेत्र में बुधवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर खड़ी ट्रॉली में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में कार सवार 3 दोस्त समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महाकुंभ में देश और दुनिया भर के सनातनियों का आना जारी है। माघी पूर्णिमा पर तीर्थराज प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। माघी पूर्णिमा पर रात 10 बजे तक केवल एक दिन में ही 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48 करोड़ को पार कर गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी रामनाथ खेरा और रचित काव्य प्रवासिता प्रिया के दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक हताहत हुए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।